और इसके अतिरिक्त जो भी विद्यार्थी अन्य हैं बीए के थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर सभी के लिए लाभान्वित। आज हम कुछ जनरल स्टडी के क्वेश्चन को अध्ययन करेंगे जो आने वाले अभी जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर तो लाभान्वित होंगे, साथ ही जो भी बीएड करके जो बच्चे जीआईसी, टीजीटी, केवीएस या अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा देते हैं उन सब में लाभान्वित होंगे। आते हैं क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं ज़्यादा वार्तालाप न करते हुए। तो पहला क्वेश्चन है, किस शासक ने देवगिरी का नाम बदलकर कुतुबाबाद कर दिया? किस शासक ने देवगिरी का नाम बदलकर कुतुबाबाद कर दिया था? बताएं आप, कोई छात्र बताए। हाँ और आप बताओ, तुम बताओ क्या नाम, तुम बताओ मीना। तो इसका सभी लोग गलत बता रहे हो, मुबारक शाह खिलजी। तो मुबारक शाह खिलजी ने देवगिरी का नाम बदलकर कुतुबाबाद कर दिया था। समझ में आया? किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहा है? पागल सुल्तान की संज्ञा दी है एल्फिस्टन ने, वीए स्मिथ ने, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद और डॉक्टर आरपी त्रिपाठी। बताएं। ए है तो बताएं पीछे अंको, तुम बताओ। पागल क्यों कहा गया मोहम्मद बिन तुगलक को? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी सल्तनत काल में सबसे महत्वाकांक्षी सुल्तान था, सबसे ज़्यादा योग था, लेकिन जो योजना बनाता था वो तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार नहीं होता था और उसकी योजनाएं सभी असफल हो जाती थी। जैसे उसने दोआब कर वृद्धि किया तो दोआब उस समय अकाल पड़ा हुआ था। हालांकि दोआब का क्षेत्र सबसे उपजाऊ क्षेत्र था और सबसे ज़्यादा आय हो सकती थी राज्य की, लेकिन जिस अवसर पर उसने कर बढ़ाया, दोआब में कर बढ़ाया, उस समय किसानों की हालत काफ़ी ख़राब थी और किसान कर अतिरिक्त कर देने के लिए स्थिति में नहीं थे। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक को मालूम पड़ा कि हमारी जनता जो है, हमारी प्रजा जो है अभी ये जो बढ़ा हुआ कर है नहीं दे सकती है, तो उसने उस चीज़ को स्थगित कर दिया। दूसरा था, उसने राजधानी दिल्ली से देवगिरी बनाई। देवगिरी का मतलब है उसने सोचा कि हम इंडिया के मध्य भाग में रहेंगे तो यहाँ दिल्ली में है तो हम दिल्ली का भी कंट्रोल कर लेंगे, दक्षिण भारत में भी कंट्रोल कर लेंगे, पूरब के राज्य में भी कंट्रोल कर लेंगे, पश्चिम के राज्य में कर लेंगे। लेकिन जब उसने देवगिरी को राजधानी बनाई दिल्ली से, तो क्या हुआ कि दिल्ली की बसी बसाई जनता को बाध्य किया कि तुम भी यहीं आकर बसो। तो इससे जनता नाराज हो गई, ये भी योजना को स्थगित करना पड़ा। तो उस प्रकार से उसने जो भी योजनाएं बनाई लेकिन वो सफल नहीं हुआ। इसीलिए इतिहासकारों ने, विशेषकर एल्फिस्टन ने उसे पागल तक कह दिया कि जो है मोहम्मद बिन तुगलक पागल है, उसको सोचने समझने की शक्ति नहीं है। तो ये विचार एल्फिस्टन उसको पागल सुल्तान कहता है। हालांकि दिल्ली सल्तनत का सबसे योग्य सुल्तान था, अगर उसकी योजनाएं अगर सफल हो जाती तो महान सुल्तान बन जाता। जैसे आप भी अच्छी योजना बनाते हैं, जीवन में हम सफलता पाएंगे, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा, कोई पीसीएस अधिकारी बनेगा, पहले से बता दो कि हम ये कर लेंगे, लेकिन अगर आप उसको कार्यान्वित ना कर पाए तो समाज हंसता है कि चले थे आईएएस की तैयारी करे, आज कुछ भी नहीं बन पाए। तो कहने का मतलब है कि जो करो उसको कर ढालो, या तो बताओ ना, और बताओ तो उसको कर ढालो। तो यही मोहम्मद बिन तुगलक के साथ हुआ। सोचता बहुत था, मनन चिंतन करता था, लेकिन वो अपनी योजनाओं को एकदम सफलता की मूर्ति तक नहीं पहुंचा पाता था। ये खास थी। तीसरा है, दिल्ली सुल्तान का पहला और आखिरी सुल्तान जिसने अपना राज्याभिषेक 2 बार कराया। जिसने अपना राज्याभिषेक 2 बार कराया था, कौन था? बलबन, रजिया सुल्ताना, सिकंदर शाह लोदी और इब्राहिम लोदी। और तुम बताओ क्या नाम है? लक्ष्मी। और तुम्हारा क्या नाम बेटा? हम बताओ क्यों, क्या होगा? अंकुर बताओ।
तुम बताओ अभिनव जी, तुम बताओ, बैठ जाओ, तुम बताओ क्या नाम है। तो इसका सभी गलत है, इब्राहिम लोदी होगा। इब्राहिम लोदी को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था और वहीं पर हुमायूं 2 बार सुल्तान, 2 बार बादशाह बना था। हुमायूं याद रख लीजिए, हुमायूं बादशाह, हुमायूं दिल्ली पर 2 बार गद्दी पर बैठा था, क्योंकि एक बार उसकी सत्ता शेरशाह सूरी उसको पराजित कर दिया था और फिर वो भारत देश छोड़कर चला गया था। दोबारा आता है, फिर से विजित होता है, कुछ समय के लिए फिर से शासन करता है। तो अगर पूछा जाए मुगल काल में कौन बादशाह है जिसने 2 बार गद्दी पर बैठा, तो था इधर हुमायूं। और सल्तनत काल में इब्राहिम लोदी को भी 2 बार राज्याभिषेक करने का अवसर मिलता है। निम्न सुल्तानों में से विवाह विभाग, मैरिज डिपार्टमेंट किसने स्थापित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और बाबर। बताएं, मैरिज डिपार्टमेंट स्थापित करने वाला भारत का पहला सुल्तान कौन था? और अभिनव जी बताएं, पीछे बताएं। आप लोग बीएड कर चुके हो, बहुत छोटी सी चीज़ें अभी नहीं मालूम है, तो थोड़ा सा पढ़िए आए। तो इसका सही आंसर जो होगा फिरोज तुगलक होगा। फिरोज तुगलक मैरिज डिपार्टमेंट स्थापित करने वाला पहला सुल्तान था। 21 जून 2022 को 28वें योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर सामूहिक योगाभ्यास का नेतृत्व किया था? मैसूर, दिल्ली, वाराणसी, शिमला। पहले बीएड के बच्चे बताएं, फिर उसके बाद बीए पार्ट 1 के उच्च से नीच की ओर चला जाए। पहले बताएं बीएड जो कर रहे हैं, हाथ उठाएं, करें। बीएड के बच्चे बताएं, तुम बताओ, खड़े होके बताओ, शर्माओ ना, करो। भारतीय योग 21 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर सामूहिक योगाभ्यास किया था? बताएं, खड़े होके बताइए। आप बताओ, खड़े हो, क्या नाम है आपका? पहले बताओ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किस राज्य के हैं? नहीं बेटा, गुजरात के रहने वाले। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। लोकसभा के सदस्य कहाँ से हैं? किस स्थान से? बताओ, तुम बताओ। नरेंद्र मोदी लोकसभा से कहाँ चुने गए हैं? इनको लोग कहाँ से चुने गए हैं? नहीं मालूम, तुम बताओ। नरेंद्र मोदी कहाँ से चुने गए हैं? बहुत खराब स्थिति है भाई। आओ बताइए, तुम बताओ, खड़े बताओ, कहाँ से चुने गए हैं नरेंद्र मोदी जी? वाराणसी से। तो उन्होंने मैसूर का नेतृत्व किया था। योग दिवस, बैठ जाओ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी मैसूर से किया था। हैं, कहाँ है मैसूर? कर्नाटक में है। कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बंगलुरु। आप लोग बीएड के छात्र हैं भाई, लेकिन गंभीर नहीं हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों से संबंधित है? बताएं। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। बताइए, आप बताइए, चलो बताओ, कोई छात्र बताए। कैसे होगा? अभिनव सिंह बताएं। बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? और तुम बताइए, आओ आप बताओ। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 24, बच्चों के अधिकारों से संबंधित है। ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह कौन सा है? टोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर। बताएं।
आए बताएं। ओजोन परत मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर आयनों समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। तो समताप मंडल में स्थित होता है या इसी को स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। तो ओजोन परत मुख्यतः समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर पर अवस्थित होता है। 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सुमन केसरी को, गीतांजलि को, मैत्री पुष्पा को, सुमन दुबे को। बताएं बुकर पुरस्कार किसे मिला गया है? हिंदी के प्रसिद्ध लेखिका गीतांजलि को अपनी पुस्तक टॉम ऑफ सैंड या रेत की समाधि के लिए वर्ष 2022 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। रेत की समाधि गीतांजलि को दिया गया है बुकर पुरस्कार। किसके लिए? रेत की समाधि, रेत की समाधि के लिए। रेत की समाधि के लिए गीतांजलि को बुकर पुरस्कार दिया गया है। आने वाले कंपटीशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थॉमस कप 2022 का विजेता कौन सा देश है? इंडोनेशिया, डेनमार्क, मलेशिया, भारत। हाँ बताएं। तो इसका सही आंसर जो होगा भारत जीता है। नयनार कौन थे? शैव, दुर्गा माता, विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान। आए शैव। नयनार किससे हैं संबंधित? और बताइए बीएड के छात्र बताओ। मीना तुम बताओ। पढ़िए भाई शैव। अब जानिए नयनार से शिव भगवान का त्रिनेत्र है। तो ऐसे याद कर नए थे नयन, नयन किसके हैं? शिव भगवान के हैं। तो उसके बाद शिव हो गया है। तो नयनार भगवान शिव से संबंधित है। एक बार और रिवीजन कर लें। किस शासक ने देवगिरी का नाम बदलकर कुतुबाबाद कर दिया था? तो मुबारक शाह खिलजी है। किस इतिहासकार ने मोहम्मद तुगलक को पागल का सुल्तान की संज्ञा दी है? एल्फिंस्टन। दिल्ली सल्तनत का पहला और आखिरी सुल्तान जिसने अपना राज्याभिषेक 2 बार कराया था वह है इब्राहिम लोदी। मैरिज डिपार्टमेंट स्थापित करने वाला प्रथम सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। 21 जून 2022 को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने मैसूर में नेतृत्व किया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो 24 से संबंधित है। ओजोन परत दिवस समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर पर स्थित होता है। 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीतांजलि को दिया गया है। उनकी पुस्तक रेत की समाधि के लिए उन्हें बुकर पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। थॉमस कप 2022 का विजेता कौन था? तो भारत देश है। नयनार जो है भगवान शिव से संबंधित है। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों आज हमने कुछ जीएस के क्वेश्चनों को डिस्कस किया। इसी प्रकार से आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल टारगेट विद शैलेंद्र को यूट्यूब पर जाकर उसको सर्च करें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो आपको तुरंत मिल सके, उससे आप लाभान्वित हो सकें। दूसरा चैनल ऑटो प्ले पर गाइडेंस है, वहाँ पर जाकर भी आप फॉलो कर सकते हैं। इस प्रकार हम समय समय पर प्रतियोगी छात्रों के लिए जीएस से संबंधित, इतिहास से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित बहुत से वीडियो को प्रेषित किया है। आप उसको देखें और उससे लाभान्वित होंगे और अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद। क्वेश्चन देखते हैं। WW किस मॉडल पर आधारित है? लोकल सर्वर, क्लाइंट सर्वर, 3 थिएटर, इनमें से कोई नहीं। तो बताएं इसको। WW किस मॉडल पर आधारित है? लोकल सर्वर, क्लाइंट सर्वर, 3 टीयर, इनमें से कोई नहीं। कुछ बताओ।
बताओ, कोई तो क्वेश्चन बताओ। आए, क्लाइट सर्वर होगा इसका, क्लाइट सर्वर। वर्ल्ड वाइड वेब क्लाइट सर्वर, क्लाइंट सर्वर मॉडल पर आधारित नेटवर्क है। क्लाइंट सर्वर मॉडल में समानता सर्वर प्रोग्राम क्लाइंट प्रोग्राम से रिक्वेस्ट प्राप्त करता है तथा क्लाइंट को प्रतिक्रिया देता है। प्यारे विद्यार्थियों, क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब क्लाइंट सर्वर मॉडल पर आधारित एक नेटवर्क होता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल में समानता सर्वर प्रोग्राम क्लाइंट प्रोग्राम से रिक्वेस्ट प्राप्त करता है तथा क्लाइंट से प्रतिक्रिया प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस 2022 का मुख्य विषय क्या है? भूजल अदृश्य को दृश्य बनाना, भूजल ही भविष्य है, भूजल मूल्यवान संपत्ति है, भूजल में निवेश। बताएं, विश्व जल दिवस 2022 का मुख्य विषय क्या है? इस प्रकार से क्वेश्चन करंट में पूछे जाते हैं। बताएं। तो ये इसका सही आंसर होगा भूजल अदृश्य को दृश्य बनाना। ये इसका मतलब है कि जो जमीन में पानी है उसको सामने लाना। पृथ्वी के अंदर तो बहुत से पानी है, उसको सब ऐसा लाएं जो सभी को उपयोग में लाए जा सके। तो इसका क्या होगा? 2022 का विश्व भूजल विषय है भूजल अदृश्य को दृश्य बनाना। विश्व जल दिवस 2022 का मुख्य विषय भूजल अदृश्य को दृश्य बनाना, ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल विजिबल है। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। किस दिन को? 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 किस शहर में आयोजित हुआ? शंघाई में, टोक्यो में, बीजिंग में, न्यूयॉर्क में। बताएं। अगला क्वेश्चन बताएं। मीना तुम बताओ। हाँ, वेरी गुड, बीजिंग में आयोजित हुआ। तो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का 24वां संस्करण चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित हुआ। बीजिंग पहला शहर है जिसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल एवं शीतकालीन ओलंपिक खेल दोनों की मेजबानी की है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है? बीजिंग एक पहला ऐसा शहर है जिसने ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेल दोनों की मेजबानी की है। यानी कि बीजिंग क्या खासियत है? ये दोनों का नेतृत्व किया है। ग्रीष्मकालीन जो गर्मियों में खेल होता है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन, और शीत जो ठंड में होता है, शीतकालीन खेलों का प्रतिनिधित्व बीजिंग करता है। बीजिंग किसकी राजधानी है? चीन की राजधानी बीजिंग है। समुदायों का पूर्व क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है परिस्थितिकी अनुकरण, शीयर, समुदाय गतिकी या जैव भार का पिरामिड। बताएं। तो समुदायों का पूर्व क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे शीयर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? समुदायों का पूर्व क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे शीयर कहते हैं। नया क्वेश्चन है, आने वाले किसी भी कंपटीशन में पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षरित करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? मोतीलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू और सरदार पटेल। बताएं। और कोई बताए? तेज से पूछो और तेज बोलो। हाँ, तो इसका सही आंसर होगा तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू की महत्वपूर्ण भूमिका थी गांधी इरविन समझौते कराने में। गांधी इरविन समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका थी। अच्छा, अरे चलो थोड़ा सा
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही वायसराय इरविन ने देश के सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के लिए 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। तेज बहादुर सप्रू तथा M.R. जयकर के प्रयासों से ही गांधी एवं इरविन के मध्य फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई और 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को द टू महात्मा की संज्ञा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 139। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है, बताएं। तो अनुच्छेद 122 के द्वारा न्यायालयों की जांच करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 122 के अंतर्गत संसद की कार्रवाइयों की जांच किए जाने का प्रावधान किया। संविधान के अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच न किए जाने का प्रावधान मिलता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी 1945 में, 1948 में, 1950 में, 1956 में, बताएं मीना। हाँ, और कोई बताए? हैं? तो स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। इसी के दौरान देश में मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव पड़ी थी। तो 6 अप्रैल 1948 को प्रथम औद्योगिक नीति अपनाई गई थी। 6 अप्रैल 1948 को किसने किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी बहुत बड़ा रोजगार है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रथम औद्योगिक नीति की आधारशिला रखने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। और अगला है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में स्थापित किया गया है? 1971 में, 1979 में, 1975 में, 1981 में, बताएं। तो हाँ, रख दीजिए। बंधुआ मजदूर अधिनियम 1976 में पारित किया गया था। इस अधिनियम की धारा 1 के उपखंड 3 में यह प्रावधान है कि यह अधिनियम 25 अक्टूबर 1975 को प्रभावी माना जाएगा। कब से माना जाएगा? 1975। 1975 को क्या माना जाएगा? प्रभावी माना जाएगा। 25 अक्टूबर बंधुआ जो उन्मूलन कानून है उस दिन से यह प्रभावी माना जाएगा। अप्रैल 2022 में किसे वर्ष 2021 में 31वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? ममता मिश्रा, प्रोफेसर राम दरस मिश्र, वासुदेव मोदी और डॉक्टर शरण कुमार, बताएं। तो इसका सही आंसर जो होगा रामदरस मिश्र को अप्रैल 2022 में इनको सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। भारत में चीतों को फिर से बसाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया था, बताइए। अभी हाल ही में किया गया है, किस देश में? तो मध्य प्रदेश, ये नामीबिया से चीता लाया गया था और मध्य प्रदेश के कूनो पार्क में, और जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया था। क्योंकि चीतों की संख्या भारत में गिरती जा रही थी। इन स्थितियों को देखते हुए मोदी ने नामीबिया सरकार से समझौता करके और मध्य प्रदेश में कूनो नामक स्थान पर इनको लाया गया था
और उसका मोदी जी ने इसका नेतृत्व किया था, उद्घाटन उन्होंने नहीं किया था। नामीबिया से मतलब चीतों की संख्या वहीं से लाया गया था। भारत में निम्न तट में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? मालाबार तट, गुजरात तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट। तो इसका सही आंसर होगा बेटा कोरोमंडल तट से। थोड़ा और पढ़िए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? प्रिंटर, स्कैनर, वेबकैम, माउस। बताइए। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए वेबकैम डिवाइस जो है अनिवार्य होती है। एक बार प्यारे विद्यार्थी और दोहरा लेते हैं। WW किस मॉडल पर आधारित है? तो क्लाइंट सर्वर पर आधारित है। विश्व जल दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 2022 का जो मुख्य उद्देश्य था भूजल अदृश्य को दृश्य बनाना। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 किस शहर में आयोजित हुआ था? बीजिंग में हुआ था। बीजिंग पहला दुनिया का शहर है जो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों खेलों का प्रतिनिधित्व बीजिंग करता है। समुदायों का पूर्व क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान में बदलता है उसको शियर कहते हैं। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका तेज बहादुर सप्रू का योगदान था। और संविधान के अनुच्छेद 122 के तहत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच न करने पर रोक लगाया है। अनुच्छेद 122। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को की घोषणा की गई थी और उस समय उद्योग मंत्री जो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जो बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता थे। बाद में जनसंघ से इनका नाता था और बीजेपी के एक सम्मानित नेता थे और जम्मू कश्मीर इनसे संबंधित है। शायद वहीं पर उनकी मृत्यु भी हुई है जम्मू कश्मीर में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो 25 अक्टूबर 1950 को बंधुआ मजदूर उन्मूलन प्रभावी हुआ कि देश में अब बंधुआ मजदूर अब नहीं कराया जाएगा। बंधुआ मजदूर मतलब कि काम करा लो पैसा ना दो, तो ये कानून बनाया कोई ऐसा करता है तो दंडित किया जाएगा। अप्रैल 2022 में किसे 2021 के 31वें सरस्वती सम्मान सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर रामदर्श मिश्र को सम्मानित किया गया है। भारत में चीतों को फिर से बसाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? नामीबिया देश से किया गया था और नामीबिया से चीतों को मंगाया गया था। और मध्य प्रदेश में कूनो नामक पार्क में उन चीतों को लाकर बसाया गया था जिसका उद्घाटन स्वयं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और भारत में निम्न में से किस तटीय क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो कोरोमंडल तट से। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य नहीं है? तो ये प्रिंटर, स्कैनर, माउस ये सब अनिवार्य है लेकिन वेबकैम अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आज हमने समान अध्ययन से बहुत से क्वेश्चन को डिस्कस किया जो आने वाले आपके बीए जो भी फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर उसमें तो आपको फ़ायदा मिलेगा ही, साथ ही भविष्य में जो भी कंपटीशन देंगे चाहे जीआईसी का हो, चाहे जीडीसी हो, चाहे बैंक से हो, चाहे रेलवे से संबंधित हो, जो को भी या पुलिस से संबंधित जो भी पेपर देंगे उससे ज़रूर आपको लाभान्वित होंगे। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल टारगेट विद शैलेंद्र वहाँ पे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी मैं प्रतियोगी से संबंधित जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो तुरंत आपको मिल सके। दूसरा चैनल ऑटो प्ले पर गाइडेंस है, वहाँ पर आप जाकर फॉलो करें। अंत में हम कहते हैं कि एक बार हमारे वीडियो को देखें, डिस्क्रिप्शन में अपना राय दीजिए जिससे कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ प्रतियोगी